Hello everyone. Today we will quickly cover up a very important topic, that is dual government in Bengal. It comes under the expansion of British power in Bengal. Now, dual government किसने किया था, मतलब ये कंसेप्ट किसका था? रॉबर्ट क्लाइव. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव. ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में कब से कब तक रहा? 1765 में शुरू हुआ था, 1772 में ख़त्म हो गया. 1772 में किसने ख़त्म किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने. ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस. नाउ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वॉज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. जो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी चालाकी से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई. पहला था दीवानी, दूसरा था निज़ामत. दीवानी का मीनिंग था रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. रेवेन्यू इन द सेंस कि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस नॉर्मल कामकाज एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब क्रिमिनल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड नहीं, पीस मेंटेन करने से नहीं, नॉर्मल कामकाज. निज़ामत क्या था? पुलिस एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव. यहाँ पे था पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर का काम निज़ामत में था. अब क्या हुआ? दीवानी राइट्स जो ब्रिटिशर्स ने लिए थे वो लिए थे एक मुग़ल एम्परर से. उस टाइम पे मुग़ल एम्परर था शाह आलम सेकंड. सेकंड पॉइंट, निज़ामत राइट्स किससे लिए थे ब्रिटिशर्स ने? फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल. उस टाइम पे नवाब था नवाजुद्दौला. These are very 2 important points. और ये बिहार PCS में 48th बिहार PCS और 52 बिहार PCS 2008 में हुआ था शायद, तब ये पूछा गया था क्वेश्चन कि शाह आलम सेकंड ने दीवानी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दी, डेट पूछी हुई थी. और इसको उल्टा भी करके पूछ सकते हैं कि दीवानी बंगाल की ब्रिटिशर्स ने किससे ली, तो आंसर होगा शाह आलम सेकंड. और डेट कौन सी थी? 12 अगस्त 1765. इस डेट को शाह आलम ने सारे दीवानी राइट्स बंगाल के ब्रिटिशर्स को दे दिए. अब हम समझते हैं इसमें था क्या. पहले हम पढ़ेंगे दीवानी. कंपनी टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंसेस. कंपनी ने सारे राइट ले लिए कि भाई प्रोविंसेस से रेवेन्यू हम ही कलेक्ट करेंगे. सेकंड पॉइंट, दे हैड द राइट टू अपॉइंट डेप्यूटी सूबेदार, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डेप्यूटी सूबेदार, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड इनडायरेक्टली दे कुड कंट्रोल पुलिस एंड जुडिशियल पावर्स. अब आप देखिए इन्होंने क्या किया. पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था पैसा कैसे खींचा जाए, तो वो राइट्स ले लो. पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के प्रोविंसेस से सारे राइट्स ले लिए कि पैसा तो हम ही डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे. दूसरा था कि भाई डेप्यूटी सूबेदार हम चुनेंगे, भाई कौन बनेगा. उससे क्या होगा, अपना चुना हुआ बंदा होगा तो उसी बंदे के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वहाँ की पुलिस और जुडिशियल न्याय करने की पावर्स है वो दोनों इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, क्योंकि जो उन्होंने बंदा चुना वो उनका खुद का था. और जो डेप्यूटी सूबेदार जो वो चुनेंगे उसको कोई नहीं हटा सकता था, सिर्फ कंपनी ही उसे हटा सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो कैसा भी काम करे. अब निज़ामत में क्या था? नवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस, एंड क्रिमिनल जितने भी अफेयर होते थे, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस. लेकिन आप देख रहे हो यहाँ भी नवाब नहीं है डायरेक्टली, यहाँ भी ये डिप्टी सूबेदार के थ्रू ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं. और नाम किसका आ रहा है? नवाब का. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नवाब की, लेकिन इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिशर्स. किसके थ्रू? अपने एक डेप्यूटी सूबेदार के थ्रू. सो ये डायरेक्ट राइट्स भी ले लिए इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के, और इनडायरेक्ट राइट्स भी ले लिए इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर एंड जस्टिस, लेकिन सारा काम काज सरदर्द कौन झेलेगा, वो नवाब है।
At this point, the company was not willing and was not able to collect revenue directly, so they appointed two deputy diwans, that is मोहम्मद रईज़ा खान, REZA है इसकी स्पेलिंग, REZA, ये बंगाल में इन्होंने अपॉइंट कर दिया कि डेप्यूटी दीवान, और कि ये कलेक्ट करेगा हमारी तरफ से, और एक थे राजा सिताह रॉय, बंगाल में ये कलेक्ट करेंगे। दोनों इंडियंस ही हैं, आप देख रहे हैं। मोहम्मद रईज़ा खान ऑल्सो फंक्शनड एज डेप्यूटी निज़ाम। ड्यूअल गवर्नमेंट हैड ग्रेट एडवांटेज, द ब्रिटिशर्स हैड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ देखो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कौन संभाल रहा है? नवाब। यहाँ डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट करके इनडायरेक्टली किसके हाथ में है सारी पावर? ब्रिटिशर्स के। डायरेक्टली वो सरदर्दी नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्टली उनको सारी पावर चाहिए। यहाँ भी देखिए रेवेन्यू, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये शाह आलम से उन्होंने राइट्स ले लिए जो ब्रिटिशर्स थे। अब ये भी बड़ी सरदर्दी है रेवेन्यू कलेक्ट करना डायरेक्टली जाके, तो उसके लिए भी इन्होंने 2 डिप्टी दीवान्स अपॉइंट कर दिए कि तुम ही हमारे लिए काम करो। ड्यूअल गवर्नमेंट हैड ग्रेट एडवांटेज, इसकी इन्हें बहुत एडवांटेज हुई, ना ब्रिटिशर्स कोई सरदर्दी लेते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर पे रहती थी, और फ़ायदा उन्हीं का हो रहा था। द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वॉज एक्सरसाइज थ्रू इंडियन एजेंसी। आप देख रहे हो यहाँ पे भी इंडियंस लगा दिए कि रेवेन्यू तुम कलेक्ट करो। यहाँ पे एक डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करेंगे, वो भी इंडियन ही होगा, वो भी इनडायरेक्टली क्या पूरा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही हो गया वो आदमी। आप देख रहे हो इंडियंस को ही अपॉइंट किया हुआ था, और होल एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू? इंडियंस के थ्रू ही चला रहे थे यहाँ पे, लेकिन किसके पास थी इनडायरेक्टली सारी पावर? ब्रिटिशर्स के पास। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये CDS में आया हुआ था। CDS का एक क्वेश्चन था कि ड्यूअल गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव प्रोवाइडेड दैट, 3-4 पॉइंट्स थे, उसमें पहला था क्रिमिनल जस्टिस वुड बी लेफ्ट टू द नवाबी ऑफिशियल्स वाइल द सिविल एंड फिजिकल मैटर्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय कंपनीज। ये था उसका करेक्ट आंसर, और जो कि मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया कि देखिए क्रिमिनल्स वाला जो भी था ये नवाब पे छोड़ दिया, अपना जो रेवेन्यू और फिजिकल मैटर्स थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस थे, ये खुद ले लिए। बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, दीवानी अलग है, निज़ामत अलग है। दीवानी के राइट्स लिए थे एम्परर से, निज़ामत के राइट्स लिए थे नवाब ऑफ बंगाल से। यहाँ पे एक डेप्यूटी सूबेदार अपॉइंट करने की ताकत थी कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ये डेप्यूटी सूबेदार हटाया नहीं जा सकता था जब तक कंपनी ना कहे, और ये डेप्यूटी सूबेदार इनडायरेक्टली कंट्रोल करता था पुलिस और जुडिशियल पावर को। आई होप आपको ये ड्यूअल गवर्नमेंट समझ आया हो, एंड आई होप आपको ये शॉर्ट नोट्स यूज़फुल लगे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।